मार्को भैया आज एक्सप्लेन करने जा रहा है कोरियाई हॉरर फिल्म घोस्ट मार्केट। एक जरूरी सूचना, जो लोग आसानी से डर जाते हैं वे लोग अपने रिस्क पर रखें, क्योंकि इस फिल्म ने सचमुच लोगों को डराकर मौत के घाट उतार दिया है। कहानी की शुरुआत में लियू रुयान दिखती है, जो दिखने में बिल्कुल साधारण है, इसीलिए वह प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सोचती है। एक दिन काम से लौटते समय जब वह अपने अपार्टमेंट में आती है तो अनजाने में उसकी नजर अपने पड़ोसी के दरवाजे के बाहर रखे एक पैकेट पर पड़ती है, जिसमें परफेक्ट मैटर होता है। परफेक्ट मैटर आज के समाज की सबसे बेहतरीन ब्यूटी कंपनी है। पहले तो लियू रुयान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर लौटने के कुछ ही देर बाद उसके मन में एक नया विचार आया, पड़ोसी का पैकेज चुराना। हाल ही में वह प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सोच रही थी और संयोग से सबसे प्रेस्टीजियस ब्यूटी सैलून का एक पैकेज उसके पड़ोसी के दरवाजे के ठीक बाहर पड़ा था और वह बस यूं ही उस पर नजर पड़ गई। ये सारे संयोग बेहद सटीक थे, इसलिए लियू रुयान ने तुरंत पैकेज खोला, लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पैकेज के मालिक की आवाज सुनकर लियू रुयान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने दरवाजा नहीं खोला और उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन फिर भी महिला दरवाजा पिटती रही। लियू रुयान डर के मारे पुलिस बुलाने की धमकी दी, जिस वजह से पड़ोसी के पास अपना गुस्सा दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब लियू रुयान ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के छेद से देखा तो पड़ोसी जा चुका था, जिससे लियू रुयान को राहत मिली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात से उसका बुरा टाइम शुरू होने वाला है। उसने लापरवाही से पैकेज खोला और पाया कि अंदर ठीक वही था जिसका वह सपना देख रही थी, एक सुंदर नाक। इसलिए बिना किसी झिझक के उसने इसे लगाने की तैयारी की। अजीब बात यह थी कि जैसे ही सिलिकॉन की नाक उसकी त्वचा को छूने वाली थी, मानो उसमें जान आ गई हो। थोड़े दर्द के बाद लियू रुयान यह देखकर हैरान रह गई कि नाक उस पर बिल्कुल फिट बैठती है, मानो उसे खास उसके लिए ही बनाया गया हो। अगले दिन लियू रुयान हमेशा की तरह काम पर गई। लिफ्ट में उसकी मुलाकात लाल कपड़े पहने एक अजनबी महिला से हुई, जिसने उससे हल्की फुल्की बातें की, लेकिन लियू रुयान ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आत्मविश्वास से कंपनी चली गई। उसके कॉलीग्स ने तुरंत देखा कि वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और वेल मैनर्ड लग रही थी। लगातार मिल रही तारीफों ने उसे बेहद आत्मविश्वासी और घमंडी बना दिया, यहाँ तक कि उस शाम घर जाते समय वह रास्ते में रुक गई। उसके पड़ोसी के दरवाजे पर परफेक्ट मटेरियल कंपनी का एक और पैकेज रखा था। बिना किसी झिझक के लियू रुयान ने फिर से अपने पड़ोसी का पैकेज चुरा लिया। हालांकि लियू रुयान ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी पड़ोसी ने दीवार पर एक चेतावनी लिख रखी थी, अगर तुमने एक और पैकेट चुराया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बार पैकेट में एक आंख थी। पिछली रात के अनुभव से सबक लेते हुए लियू रुयान ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत आंख डाल लिया, जिससे उसे काफी दर्द हुआ, लेकिन सुंदरता के लिए इतना तो चलता है। जैसे ही वह अपनी परफेक्ट सुंदरता की महिमा में डूबी हुई थी, अचानक एक तेज घंटी बजी। वे लिफ्ट वाली ही पड़ोसी थी और जोर जोर से घंटी बजाई जा रही थी। उसने कहा कि उसने इसे लिफ्ट में देखा था। लियू रुयान के चेहरे पर लगी नाक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने मंगवाई थी और पड़ोसी का गुस्सा धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा था। यह देखकर लियू रुयान ने तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन तभी अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आना बंद हो गया। लियू रुयान ने बाहर देखने का सोचा, तभी एक नुकीली चीज उसकी आंख में घुसते घुसते बचा। पड़ोसी ने हथौड़ा पकड़ रखा था और लियू रुयान को सबक सिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। चिंतित पड़ोसी के लिए यह सिर्फ एक पैकेज चुराने का मामला नहीं था। अंदर घुसते ही पड़ोसी ने लियू रुयान के सिर पर दे मारा। इस हमले ने दोनों को चोट पहुंची और फिर शुरू हुई दो बिल्लियों की लड़ाई। लेकिन पड़ोसी लियू रुयान पर भारी पड़ती दिखाई दे रही थी और उसे बार बार मेज पर पटका। यह देखकर कि वह विरोध नहीं कर पा रही है, पड़ोसी रसोई में गई और एक चम्मच उठा लिया। वह चाहती थी कि लियू रुयान उससे चुराई गई अपनी सारी चीजें, आंखें और नाक वापस कर दे। लियू रुयान ने पड़ोसी के हमले से बचाव कर लिया और इतना ही नहीं, उसने पड़ोसी को नॉकआउट भी कर दिया। लियू रुयान धीरे धीरे खड़ी हुई। लड़ाई के दौरान उसकी सबसे कीमती नाक पर खरोंच आ गई थी, जिससे उसकी आंखों में हत्या का इंटेंस भर गया था। इसलिए जब पड़ोसी दर्द से कराहते हुए छुपकर हमला करने के लिए उठी तो लियू रुयान ने हथौड़े के एक ही वार से उसे घुटनों पर ला दिया और आखिरकार पड़ोसी का खेल खत्म हुआ। फिर उसने पड़ोसी को बाथटब में डाल दिया। उस समय लियू रुयान की नजर में अपने मुकाबले पड़ोसी महज एक इंसान थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये सारे अंग भूत बाजार से आए थे। भूत बाजार के दो नियम थे, एक बार कोई सामान बिक जाए तो उसे बदला नहीं जा सकता, दूसरा किसी भूत से आंख नहीं मिलानी चाहिए। यहाँ न सिर्फ इंसानी अंग खरीदे जाते थे, बल्कि आत्माएं भी बेची जाती थीं। भूत बाजार में पैसों का लेन देन नहीं होता था। नियम कहता है कि मनचाही चीज पाने के लिए बलिदान और खून बहाना पड़ता है। यहाँ आई महिला शैतान से सौदा करने आई थी, क्योंकि उसकी बेटी परीक्षा में पूरे अंक नहीं ला पाई थी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ भूत प्रेतों की कहानियां सुनाकर लगातार बकवास करती रहती थी। और उसकी दोस्त जो वीडियो देख रही थी, उसमें बताया गया था कि एक खास तरह का हाथ का इशारा करने से आसपास के भूत दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ इसलिए महिला ने दांत पीसकर एक होशियार छात्र का भूत खरीदने का फैसला किया, जो कि एक अनरियल थॉट था। जल्द ही घाव से खून बहने और असहनीय दर्द के कारण महिला बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह भूत बाजार से बाहर आ चुकी थी और उसे मनचाहा भूत मिल चुका था।
घर लौटकर जब उसकी बेटी सू येओन सो रही थी तो उसने जार को सू येओन के बिस्तर के नीचे रख दिया। नाम का टैग एक ताबीज की तरह काम करता है जो व्यक्ति को भूत के पूरी तरह कब्जे से बचाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम का टैग किसी भी हालत में जमीन को नहीं छूना चाहिए। उस दिन से शिवान बिल्कुल बदल गई। वह लगातार 42 घंटे ज्ञान के सागर में डूबी रहती थी, सुबह से शाम तक पढ़ाई करती रहती। आखिरकार अगली परीक्षा में उसने पूरे अंक प्राप्त किए। यह खुशखबरी सुनकर उसकी माँ ने तुरंत शिवान को उसकी मेहनत के लिए इनाम के तौर पर एक शानदार पार्टी देने का फैसला किया। हालांकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को भी विश्वास नहीं हुआ जब शिवान के पूरे अंकों के बारे में पता चला और वह उस पर शक करने लगी। तुम हमेशा परीक्षाओं में इतने कम अंक लाती हो, फिर तुमने पूरे अंक कैसे हासिल कर लिए? शिवान ने कहा, मैं सच कह रही हूँ। इसलिए उसके दोस्तों को यकीन हो गया कि शिवान के बैग में नकल का सबूत जरूर है। अफरा तफरी के दौरान ताबीज वाली गुड़िया गलती से उसके बैग से गिर गई, जिससे खाना बना रही उसकी माँ की उंगली कट गई और शिवान की नाक से खून बहने लगा। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि शिवान आजकल देर रात तक जागती रहती है। जब वह स्कूल से घर लौट रही थी तभी अचानक उसे एक सड़ी हुई तीखी गंध आई। ये और कोई नहीं, एक लड़की का भूत था। अजीब बात यह थी कि शिवान उसे देख नहीं पा रही थी। इसी बीच भूत बाजार में लेन देन के दौरान उसकी माँ द्वारा लगी चोट से बिना किसी कारण के खून बह रहा था, जिसका मतलब था कि माँ और बेटी को जल्द ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद शिवान बिना कुछ कहे घर लौट आई और सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। उसकी माँ ने दरवाजा खोला यह पूछने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल शिवान में जैसे कोई बदलाव आ गया और उसने अपनी माँ की गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसके ऊपर कोई आत्मा का प्रभाव और वह अपनी माँ को जान से मार देना चाहती हो। फिर वह बेकाबू होकर दीवार की ओर चल पड़ी और अपना सिर दीवार पर मारने लगी। माँ ने तुरंत अपनी बेटी को रोका। उसकी माँ कहने लगी, हे भगवान, शिवान क्या हुआ? अगले दिन दोनों जांच के लिए अस्पताल गए। डॉक्टर को लगा कि बेटी पर आजकल पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव है और उसे बस आराम करने की जरूरत है। तभी बेटी ने कहा, डॉक्टर मुझे सच में सर्दी नहीं है ना? क्यों, क्या तुम्हें कुछ अस्वस्थ लग रहा है? बेटी बोली, मैं आमतौर पर ठीक रहती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं पढ़ाई पर ध्यान लगाती हूँ तो मुझे कुछ अजीब महसूस होता है। माँ जानती थी कि यह सब उसी की करतूत है। उस रात माँ शिवान के कमरे में गई और दीवारों पर लिखे अध्ययन सूत्रों को देखकर उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे लगा कि बेटी की सफलता की उसकी आशाएं गलत तरीकों से पूरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह सब कुछ समाप्त करना चाहती थी। लेकिन भूत को बुलाना आसान है, उसे भगाना मुश्किल। जैसे ही माँ बेड के नीचे से ताबीज हटाने गई, भूत ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और इधर इसकी बेटी जो आराम से पढ़ाई कर रही थी उसे भी कुछ महसूस हुआ। उसके कक्षा के सभी छात्र कुछ अजीब बर्ताव करने लगे। सभी छात्र ऊपर की ओर देखकर अपनी कलम तेजी से चलाने लगे, जैसे उन्हें कोई भूत पकड़ लिया हो। माँ और बेटी का भाग्य तय हो गया। माँ यह देखकर भयभीत हो गई कि उसकी कलाई से बहुत खून बह रहा है। इसी बीच शिवान ने देखा कि उसके सहपाठी अजीब व्यवहार कर रहे हैं, तो उसने वो वीडियो वाले तरीके को अपनाने को सोचा और जो उसने देखा उससे वह दंग रह गई। हर छात्र के सामने एक भूत खड़ा था। इसका मतलब ये था कि सभी के माता पिता ने अपने बच्चों के अंक बढ़ाने के लिए भूतों के साथ वही रस्म किया था जो शिवान के मां ने किया था। शिवान भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाई। इन छात्रों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके माता पिता ने उनके अंकों को सुधारने के लिए क्या किया था। भूतों के बाजार में अंगों की खरीद बिक्री और भूतों का व्यापार होने का कारण दक्षिण कोरिया के एक गांव में सदियों पुराना एक बबूल का पेड़ से शुरू हुआ, जिसने पीढ़ियों से ग्रामीणों को आपदाओं और बीमारियों से बचाया है। हर साल ग्रामीण बलि चढ़ाते हैं और आशीर्वाद के लिए अनुष्ठान करने हेतु तांत्रिकों को बुलाते हैं, लेकिन एक रात एक बिन बुलाए मेहमान के आने से शांति भंग हो जाती है। एक काले कपड़े में पहने आदमी चुपके से यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने पेड़ पर जहर डाल दिया। हालांकि तभी उसने पेड़ पर खून की कुछ बूंदें देखी। यह सोचकर कि यह मामूली चीज है, उसने खून पोंछ दिया और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसे एक फोन आया जिसमें बताया गया कि मामला सुलझ गया है और वह अगले दिन पैसे लेकर आएगा। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि जहां उसने खून पोंछा था वहां से पराग उग आया था और संयोगवश उसने उसे सांस के साथ अंदर ले लिया। अगली सुबह गांव वाले पुराने बबूल के पेड़ के नीचे बहस करने लगे। उनका कहना था कि एक विकासकर्ता उनके गांव को खरीदना चाहता है और बाजार मूल्य से कहीं अधिक मुआवजा दे रहा है। कुछ ग्रामीणों को लगा कि गांव छोड़ना उनके विश्वास को खोना होगा और अधिग्रहण की खबर फैलने के 2 दिन के भीतर ही गांव की संरक्षक आत्मा मुरझा गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि गांव के मुखिया ने रिश्वत लेकर पिछली रात पेड़ में जहर मिला दिया था। जैसे ही गांव का मुखिया वहां से निकला, शियाओ मेई ने उसकी गर्दन पर एक फूंसी देखी, लेकिन यह वह बात नहीं थी जिससे वह चिंतित थी। वह एक ऑनलाइन नॉवेलिस्ट थी जो प्रेरणा की तलाश में इस छोटे से गांव में आई थी। शुरुआत में उन्हें सामग्री की कमी की चिंता थी, लेकिन अब भारी मुनाफे की संभावना को देखते हुए यह सवाल कि क्या ग्रामीण अपने मूल इरादों पर कायम रहेंगे या पैसे लेकर भाग जाएंगे, शियाओ मेई के रचनात्मक विचारों का विषय बन गया। देर रात वह पुराने बबूल के पेड़ के पास लौटी और अपनी आंखों से देखा कि एक फूल कितनी तेजी से बढ़ रहा था। उसने उस फूल की ओर हाथ बढ़ाया, तभी एक काले हाथ
इस आदमी के अचानक प्रकट होने से शियाओ मई चौंक गई। उसने गालियां दी और अपशब्द कहे, लेकिन उस आदमी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कुछ अनक्लियर तरीके से बुदबुदाया। शियाओ मई ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ ग्रामीण कभी कभी प्रार्थना करने आते थे। वापस लौटते समय शियाओ मई ने जमीन पर बिखरे हुए कई फूल देखे। वह एक तस्वीर खींचकर उसे अपने आरती मैसेंजर पर पोस्ट करना चाहती थी ताकि कचरा फैलाने की निंदा कर सके, लेकिन जब उसने तस्वीर देखी तो वह यह देखकर दंग रह गई कि उसमें एक सांस लेता हुआ शव था, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिजिमोन विकसित होने वाला हो। शियाओ मई पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वह तुरंत लड़खड़ाते हुए घर की ओर भागी, लेकिन दुर्भाग्य ने फिर उसका पीछा किया। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर एक फूंसी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस सुबह गांव के मुखिया के गर्दन पर देखा था। अपनी ऑब्सेसिव टेंडेंसीज के कारण शियाओ मई तुरंत उसे फोड़ना चाहती थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रूप से ऐसा लगा जैसे उसने किसी मेन आर्टरी पर वार कर दिया हो और खून तेजी से बहने लगा। उस रात शियाओ मई को एक बुरा सपना आया। उसने सपने में देखा कि उस पेड़ के नीचे उसका बलि चढ़ा दिया गया है। जागने पर उसने सबसे पहले पिछली रात के अपने घाव की जांच की। जैसे ही उसने पट्टी हटाई, घाव स्पष्ट रूप से मोटा हो गया। अजीब बात यह थी कि वह जल्दी से एक फूल में बदल गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पिछली रात देखा था। भ्रमित होकर शियाओ मई ने तुरंत उसे उखाड़ फेंक दिया, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह फूल एक मुख्य धमनी पर उगाया है और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। हताश होकर वह मदद के लिए गांव के क्लिनिक गई। रास्ते में उसे कई ग्रामीण अजीबोगरीब व्यवहार करते हुए मिले, जो मानो बेकाबू होकर सूखे पवित्र वृक्ष की ओर बढ़ रहे हों। शियाओ मई की तरह इन लोगों के भी फूल उग रहे थे, हालांकि उनकी हालत ज्यादा गंभीर लग रही थी। आसपास के ग्रामीण जॉम्बी की तरह शियाओ मई के लिए बहुत डरावने थे। उसे लगा कि कहीं वह भी उन्हीं की तरह न हो जाए, इसलिए वह घबराकर अपने घर भागी, लेकिन घर जाने से वो थोड़ी बचेगी। जब उसने शीशे में देखा तो उसके चेहरे पर भी तेजी से फूल उगाए थे। ग्रामीणों जैसा हाल न हो, इसलिए शियाओ मई के मन में एक अजीब और साहसी विचार आया, समस्या की जड़ को हल करने के लिए अपना गाल काट लेना। लेकिन वो जितना फूलों को काटती, फूल उतना ही उगाते। एक रात के बाद उसका गाल पूरी तरह से फूलों का पात्र बन गया। ग्रामीण अंत में पवित्र वृक्ष में समा गए और वृक्ष एक बार फिर वसंत ऋतु की तरह हरा भरा हो गया। किसी को नहीं पता था कि उनके गांव को हथियाने की चाह रखने वाला मास्टरमाइंड असल में एक तांत्रिक था, जो वृक्ष के लहराते रूप का बहाना बनाकर जादू टोना कर रहा था। भूतों के बाजार में अंगों और आत्माओं का व्यापार अभी शुरू ही हुआ था। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कौन सा हिस्सा ज्यादा डरावना लगा, कमेंट में जरूरी बताना।